किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है बताइए, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, है ना। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रूफ करके दिखलाइए इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए प्रूफ दैट एल्टीट्यूड √3/2a होता है और एरिया √3/4a² होता है, ठीक है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4a² के इक्विवेलेंट होता है और उसका जो हाइट होता है यानी एल्टीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, √3/2a होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, है ना, हम लोग देखते हैं। चलिए, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं समबाहु त्रिभुज को, ठीक है। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज, आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप वही बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है ना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्वल लेटरल मतलब साइड, इक्वई मतलब हुआ इक्वल लेटरल मतलब साइड, मतलब जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, है ना। यानी समबाहु त्रिभुज हिंदी में कहा जाता है किसी भी अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, मतलब AB इक्वल टू अगर BC है और BC इक्वल टू AC है, मतलब तीनों ही अगर इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आपको प्रूफ ये करना है कि इसका जो एरिया होगा वो √3/4a² के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, जिसका नाम ABC आप लिख लिए, ठीक है। तो लेट ABC, आपको तो वैसे भी क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आप ABC ट्रायंगल बनाए हैं, तो लेट ABC बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लीजिए, कोई लेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हैं जहाँ पे साइड का जो लेंथ है ना, वेयर, है ना, वेयर AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू AC और साइड का लेंथ A के इक्विवेलेंट है। स्मॉल a में आप साइड को माने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे A लिख लीजिए, AB का लेंथ A, BC का भी लेंथ A, तो AB का भी लेंथ आपका A हो गया और AC का भी लेंथ क्या हो गया, A हो गया। तीनों का लेंथ A हो गया, ठीक है, चूँकि तीनों ही बराबर है इसी वजह से। और आपको ये प्रूफ करना है कि इसका जो एरिया होगा वो √3/4a² के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, आपको तो प्रूफ करना है तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रूफ डैट एरिया, A फॉर एरिया जो होगा वो √3/4a² के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आपको इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए या फिर इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी जनरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया निकालने के लिए आपको बेसिक नीड है कि हाइट चाहिए, हाइट यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, एल्टीट्यूड जो कह लीजिए। तो आप वही करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका नाम आप लिख लीजिए AR, ठीक है। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी रचना, CONS पे पावर N कर दिए शॉर्ट में, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। लिखेंगे ड्रॉ AR परपेंडिकुलर टू BC। आप क्या किए हैं, AR पे मतलब BC पे AR परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, रचना हो गया आपका, ठीक है। अब इसका मेन प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या है, क्या प्रमाण है, देखिए यहाँ पे जब आप AR परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं BC पे, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ही राइट ट्रायंगल है। कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बेस पे,
ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल में आप कंपेयर करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम है या नहीं। तो देख लीजिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्विवेलेंट है ना, और बोलिए ए बी हो गया ए सी के इक्विवेलेंट है ना, और आपका जो साइड ए आर है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ए आर जो साइड है आपका ट्रायंगल ए आर बी में भी अवेलेबल है और ट्रायंगल ए आर सी में भी आपका अवेलेबल है ए आर साइड। साथ ही साथ परपेंडिकुलर आपको 90 डिग्री का एंगल भी दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस नियम के तहत होगा, किस थ्योरम से होगा, तो देख लीजिए राइट ट्रायंगल भी है, हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल है, यानी कि आरएचएस प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आरएचएस क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस ट्रायंगल का कंपेयर कर रहे हैं तो उस ट्रायंगल का नाम हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए आर बी एंड ट्रायंगल ए आर सी। दोनों ही ट्रायंगल में आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या इक्वल है बोलिए। एक तो आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसी वजह से दोनों आपका इक्वल है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ए आर भी इक्वल है, ए आर इक्वल है, यानी कि ए आर दोनों में कॉमन है, इसलिए इक्वल हो गया। ए आर इज इक्वल टू ए आर आप लिख सकते हैं। और देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल दोनों में ही अवेलेबल है। आप एंगल आर इक्वल टू एंगल आर लिख लीजिए, दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये आपका कॉमन है, कॉमन साइड हो गया। और ये हो गया आपका गिवन। गिवन मतलब आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी वजह से। ठीक है, तो इस रीजन से ये अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किस रीजन से होगा हम आपको बताएं। आरएचएस प्रॉपर्टी लगाएंगे। आरएचएस प्रॉपर्टी क्योंकि देखिए ये दोनों समकोण त्रिभुज है ना, आप आरएचएस प्रॉपर्टी जानते होंगे, समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। देखिए समझ लीजिए उसको भी। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो राइट ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों राइट ट्रायंगल है आपका, इसका नाम आप लिख लीजिए ए बी सी लिख लीजिए, और इसका आप पी क्यू आर या डी एफ जो भी लिख लीजिए, पी क्यू आर लिख लेते हैं। तो अगर आर एच एस प्रॉपर्टी क्या कहता है, आर एच एस समझ लीजिए, आर एच एस प्रॉपर्टी यानी हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा, और इसको राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, या फिर हिंदी में बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा, है ना। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता प्रमेय, है ना, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ये क्या कहता है इसको समझिए। इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई दो ट्रायंगल में मतलब एक तो राइट एंगल हो, है ना, मतलब इसको ऐसे समझिए आप कि कोई दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होगा कब? जब उसका कोई कर्ण और एक भुजा बराबर होगा, हाइपोटेनस और एक साइड। ठीक है, मतलब अगर कोई दो राइट ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, तो दोनों राइट ट्रायंगल इस प्रकार है। आपका राइट ट्रायंगल होने के कारण एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री का हो गया है। ठीक है, राइट ट्रायंगल का मतलब ही हो गया, समकोण त्रिभुज का मतलब ही हो गया समकोण होना चाहिए उसमें, तो समकोण तो होगा ही। अब देखिए राइट एंगल प्लस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस किसको कहा जाता है? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसमें हाइपोटेनस भी इक्वल है। एक तो आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनस यानी आप ए सी इक्वल टू आप पी आर ले लिए, हाइपोटेनस ले लिए इक्वल ए सी इक्वल टू पी आर ले लिए यहाँ पे। साथ ही साथ आप कोई सा भी एक भुजा ले लीजिएगा, कोई सा एक साइड ले लीजिएगा। साइड आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लीजिएगा।
मतलब अगर आप बी सी ले रहे हैं तो क्यू आर आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो अगर आपको ऐसा रिलेशन मिले किसी दो ट्रायंगल में कि एक तो आपका राइट एंगल हो गया, दूसरा हाइपोटेनस इक्वल होगा, और एक साइड कोई सा भी परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं, परपेंडिकुलर के इक्वल, या फिर बेस के इक्वल आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन मिले तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, दो राइट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उसका कोई हाइपोटेनस और कोई एक साइड इक्वल होगा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंगली, मतलब दोनों का संगत भुजा और कर्ण ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये दोनों राइट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका, चूँकि देखिए 90 डिग्री का एंगल तो इक्वल है। वैसे भी ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण प्लस कर्ण और एक भुजा, समकोण कर्ण भुजा आप लगा लिए, है ना, यानी कि बाई RHS प्रॉपर्टी। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ट्रायंगल लिख दीजिए नाम ARB, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ARC के। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल किसी भी नियम के तहत, किसी भी रूल से, किसी भी थ्योरम से, है ना, प्रॉपर्टीज से अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो अब आप CPCT लगा सकते हैं। CPCT मतलब क्या हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग P फॉर पार्ट्स ऑफ, C फॉर कॉन्ग्रुएंट, T फॉर ट्रायंगल, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। मतलब ये है कि अगर कोई दो ट्रायंगल किसी भी प्रॉपर्टीज या रूल के तहत अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तब आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तब आप डायरेक्टली AB इक्वल टू PQ लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप एंगल C इक्वल टू एंगल R भी लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P भी लिख सकते हैं। बाकी तो पहले से ही आपका गिवन था, ठीक है। तो इसको आप इरेज कर देते हैं। चलिए, ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप लगाएंगे बाई CPCT। CPCT अभी आपको हम बताएं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो CPCT से आप लिख सकते हैं BR इक्वल टू RC। देखिए ये आपका BR ट्रायंगल ARB में भी है और ये जो आपका RC है वो ट्रायंगल ARC में है। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल आप लिख सकते हैं। तो आप लिखिएगा BR इक्वल टू RC, ठीक है। अब ये बताइए कि ये आपका BR और ये आपका RC है और दोनों मिला के आपका BC बना रहा है और इसका लेंथ पूरा का A है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का लेंथ A है और अगर ये दो बराबर बराबर भागों में बट रहा है, यानी कि बराबर बराबर इक्वल पार्ट में जब बटेगा, टू इक्वल पार्ट में, तो ये आप BR के लेंथ को आप A/2 लिख सकते हैं ना। यानी कि आप BR इक्वल टू RC इक्वल टू आप BC/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा A था और ये दो इक्वल पार्ट में बटा, ठीक है, इसीलिए आप A/2 और A/2 दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप A/2 लिख दिए तो आपका लेंथ यहाँ से यहाँ तक A/2 आ गया। BR का लेंथ कितना आ गया? A/2, ठीक है। तो आपका ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड इतना है और एरिया इतना है, ठीक है। चलिए, अब ये काफ़ी आसान है। कोई सा भी राइट ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल ARB ले लीजिए, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ARB, इस राइट ट्रायंगल ARB में आप क्या देख रहे हैं कि आपका एक हाइपोटेनस और एक बेस गिवन है और आपको निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर, जबकि हाइपोटेनस 90 के सामने हाइपोटेनस और ये आपका बेस गिवन है, ठीक है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आप लगा लीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए।
पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आप जानते हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस यानी कि बोलिए ए बी 90 के अपोजिट, ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बी आर का स्क्वायर और ए आर स्क्वायर के सम के। यानी कि आप लिख सकते हैं ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप ए आर स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ए आर का स्क्वायर जो होगा, है ना, यानी परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के इक्विवेलेंट। आप चाहते तो डायरेक्ट ये भी लाइन लिख सकते थे जो अभी हम लिख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा तो बी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी का वैल्यू आपका ए है तो आप ए रख दीजिए, ए पुट कर दीजिए, है ना। स्मॉल लेटर में ए आप कंसीडर कर चुके थे, क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ था कि साइड लेंथ ए है तो ए बी का वैल्यू आप ए रख दिए। फिर बी आर का वैल्यू आप a/2 रख दीजिए। इसके बाद आप स्क्वायर लगा दीजिए, चूँकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए का स्क्वायर माइनस दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये फ्रैक्शन पे स्क्वायर लगे अगर होगा तो दोनों ही पार्ट में स्क्वायर आ जाता है ना। जैसे कि m/n है सपोज, पावर में a है तो क्या हो जाता है m के पावर में a हो जाएगा और n टू द पावर a हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। ठीक है, अब जो है आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, चूँकि ये फ्रैक्शन बना रहा है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन लगेगा, यानी भिन्न का घटाव लगेगा। तो 1 और 4 का एलसीएम आप लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, फिर 4 का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर टर्म से कीजिएगा तो 4a का स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आएगा, 1 को आप फिर न्यूमरेटर टर्म यानी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका a स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको घटाइएगा, क्या आएगा बोलिए, 4 में से 1 घटेगा तो 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ये किसके बराबर आया है, ये किसके इक्वल आया है, ए आर स्क्वायर के इक्वल। तो आपको निकालना क्या है, ए आर। तो ए आर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्क्वायर अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या बन जाता है, रूट में, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रूट बन जाता है। तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसको रूट से बाहर कर लीजिए, जो रूट से बाहर हो रहा है देखिए 4 का स्क्वायर रूट आप 2 लिख सकते हैं तो आप 2 लिख लीजिएगा। फिर देखिए रूट 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा तो आप रूट 3 को रूट में ही रहने दीजिए। ए स्क्वायर को आप ए से जो है आप लिख लीजिएगा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर। जैसे रूट अंडर अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप स्क्वायर से रूट काट के डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 2 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से आपका ये चीज़ प्रूफ हो चुका है ना, कौन कि एल्टीट्यूड कितना है। ठीक है, √3/2 इंटू ए। उसके बाद आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ए फॉर एरिया इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल का एरिया, कोई भी जनरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आप जानते हैं, इसको याद भी रखिएगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आप लिखिएगा 1/2 ए फॉर एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बी फॉर बेस इंटू हाइट आप जानते हैं। तो 1/2 रहने दीजिए इंटू बेस का वैल्यू, बेस क्या है आपका, देखिए बेस ए है आपका, ए बेस के प्लेस पे आप ए रख दीजिए और हाइट के प्लेस पे, हाइट का मतलब ए आर है ना, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ किए थे कंस्ट्रक्शन में। तो ए आर का वैल्यू आप क्या लाए हैं बोलिए, √3/2 ए, √3/2 ए। इसको सॉल्व
कर लीजिएगा। तो √3 a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब बाई नीचे देखिए 2 2 जा 4 आप लिख सकते हैं। तो आपका ये प्रूफ हो चुका कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो √3/4 a² के इक्विवेलेंट होगा। यानी किसी भी, याद भी रखिएगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट के जरिए ये भी बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको आगे पढ़ना है। थैंक यू।